हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। हम लोग कर रहे थे MTS 2021 का पेपर, ठीक। और इसमें हम लोग कुल 35 पेपर कर चुके हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं 36th पेपर। ये भी 20 जुलाई को हुआ था, लेकिन ये इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। तो 34, 35, 36 20 जुलाई के थे, और उसके बाद 37, फिर 38, फिर 39, ये किसके होंगे? 21 जुलाई के पेपर होंगे, ठीक है। तो हम लोग मंडे से शुरू करेंगे। कल संडे है, हो सकता है कि संडे को मैं कुछ ना डाल पाऊँ, थोड़ी व्यस्तता है। KVS का इंटरव्यू चल रहा है, तो उसी में एक जगह इंटरव्यू लेने जाना है, तो हो सकता है कि संडे को कोई पेपर ना डाल पाऊँ, तो मंडे को फिर आपको मिलेगा। बाय द वे, कोशिश करूँगा कि संडे का गैप ना जाए, अगर जाता है तो इन केस, ठीक है। तो चलो, PDF आप लोगों ने सॉल्व ही कर लिया होगा, तो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं, जो गलत हैं वो क्यों गलत हैं, उनका सही क्या होगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन एंड वी विल कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्या पूछ रहे हैं? करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इसमें से जिसकी स्पेलिंग सही हो वो बताना हमें। डिसर्न की स्पेलिंग तो हमको सही लग रही है, DISCERN। ये कंसर्न का अपोजिट है। कंसर्न का मतलब होता है हम जब किसी चीज़ से संबंध रखते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, जिसके लिए चिंतित रहते हैं। और डिसर्न का मतलब जब हमें उस बात की कोई चिंता नहीं होती है, जब हम उस चीज़ के प्रति एक तरह से केयर फ्री होते हैं। देखो, केयरलेस और केयर फ्री में क्या अंतर होगा, एक चीज़ और समझ लेना। केयर फ्री का मतलब होता है बेफिक्र होना, और केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह होना। दोनों अलग वर्ड हैं। ये पॉजिटिव वर्ड होता है और ये एक निगेटिव वर्ड होता है, समझ गए। तो ये डिसर्न का मतलब केयर फ्री होता है, ठीक है। कंसर्न मतलब वो केयरफुल हो जाता है, उसके लिए वो चिंतित और सतर्क होता है। तो स्पेलिंग इसकी ठीक है, मीनिंग बता रहे थे। अब बाकी जो वर्ड्स हैं उनकी स्पेलिंग में क्या गलती है, इसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि जो ये तो इतना इंपॉर्टेंट रह नहीं गया स्पेलिंग के लिए, उसकी तो सही ही है। जिसकी गलत है उनकी देखना है हम ना। तो ये लिखा है हरास। हरास में स्पेलिंग आप ऐसे समझ लेना कि जैसे गधे को हार पहना दिया गया हो। तो गधे को हार पहनाने का मतलब क्या होगा? पहले आप हार ले आओ, ये हो गया हार, HAR, हार हो गया। ये हार किसको पहना दो? एक गधे को पहना दो। तो गधे को हार पहना दिया, हरास कर देना हो गया। जो तो समझदार लोग हैं उनको हरास करना हो गया। तो ये स्पेलिंग होती है, इसमें डबल R नहीं होता है। अब अगला आ जाओ, रिपर्कशन होता है, ठीक है ना। तो रिपर्कशन एक वर्ड है। अब इसमें देखो, रिपर्कशन का क्या स्पेलिंग क्या होनी चाहिए? तो इसमें जो P होता है ना वो सिंगल होता है, और जो S होता है ना वो डबल होता है, समझ गए ना। तो रिपर्कशन की स्पेलिंग होती है प्रतिक्रिया। क्या होती है? रिएक्शन, रिपर्कशन। आप ये समझ सकते हो, प्रतिक्रिया। ये हो गया। स्पेलिंग में क्या हो गया? RE सिंगल P होगा, डबल P नहीं होगा, और S जो होगा ये डबल S हो जाएगा। रिपर्कशन होता है। अपीलिंग, तो आपने अपील वर्ड सुना होगा ना, अपील, APPEAL, अपील होता है। अच्छा, लास्ट में जब कंसोनेंट होता है तो उसकी डबल तो हो जाती है, लेकिन कब हो जाती है जरा देखना हमें। जैसे सिट लिखा है हमने, ये सिट, जब इसमें आप ING जोड़ोगे, ठीक है, तो लास्ट में कंसोनेंट है, इसके पहले आई लगा है, वावेल लगा। तो जब लास्ट में एक कंसोनेंट हो, उसके पहले एक वाई हो, एक वावेल हो, उसके पहले फिर कंसोनेंट हो, तो कंसोनेंट, वावेल, कंसोनेंट, जब ING जोड़ोगे तो ये कंसोनेंट डबल हो जाता है, तो ये सिटिंग डबल हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर कंसोनेंट और वावेल दो वावेल आ जाए, फिर कंसोनेंट, मतलब लास्ट में कंसोनेंट हो, इसके पहले दो वावेल आ जाएंगे, तो सीधे ING लग जाएगी, डबलिंग नहीं होगा। तो अपील में क्या देखो, ये EA लगा हुआ है ना, लास्ट में L है, पहले P है, बीच में क्या है, EA लगा हुआ। तो यहाँ पर L डबल नहीं होना चाहिए, डबलिंग नहीं होगा, ठीक है, सिंगल L में आ जाएगा। तो यहाँ पे L डबलिंग कर दिया है, इसलिए ये गलत है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चले आगे बढ़े, ठीक, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में? ये रहा एरर का क्वेश्चन है, पढ़ो। आई सीन, भैया कल भी यही बात हुई थी ना, कल यही बात हुई थी कि सब्जेक्ट के साथ सीधे वर्ब की थर्ड फॉर्म हम नहीं लगा सकते हैं। कब लगा सकते हैं सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म? जब हमें
वर्ब की सब्जेक्ट के बाद बी लगाना पड़े, मतलब पैसिव वॉइस में सेंटेंस हो जाए। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगा हो, वाज वर लगा हो, शैल बी, विल बी, वुड बी, कैन बी, कुड बी, माइट बी, शुड बी, ये सब कुछ लगा हो, या फिर क्या लगा हो, हैव का कुछ लगा हो। हैव का मतलब क्या, हैज हो, हैव हो, हैड हो, ऐसा कुछ लगा होता है, तब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा पाते हैं। नहीं तो क्या करोगे, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हो, या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा सकते हो, या इज एम आर के साथ आई फॉर्म लगेगा। ठीक है, तो मतलब ये हो गया गलत, सीधी सी बात गलत हो गया। तो गलत यहाँ हो गया। अब इसकी जगह पर सही क्या होना चाहिए, खाली गलत बता के चले जाएंगे तो गड़बड़ होगा ना। सही क्या होगा, तो फिर वही कौन सा बात है, आपके टेंस का मसला है। ये टेंस का मसला क्या है, पढ़ लेना, टेंस पढ़ाया हूँ मैं, ढेर सारे वीडियोज हैं, देख लो। जिस सेंटेंस में यस्टरडे लगा होता है, यस्टरडे लगा होता है, तो उसकी मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में होती है। यस्टरडे लिखा है तो सीन की जगह क्या होना चाहिए था, सा होना चाहिए था। ये होता सही आंसर हुआ। ये क्लियर हो गई ना बात, आगे बढ़े, आ जाओ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अभी क्या था, हाँ पिछला वाला भी करेक्टली स्पेल्ड था, ये भी करेक्टली स्पेल्ड है। डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस में बी के बाद ए लगता है। ठीक समझ गए क्या होगा, डिस्टर्बेंस में बी के बाद, डिस्टर्बेंस में DISTURB, उसके बाद ANCE, डिस्टर्बेंस, ये हो गया। ठीक, चले आगे। इम्प्लीकेट में, इम्प्लीकेट में एल के बाद आई होगा, देखो आई हो जाना, ये जो PL के बाद है ना, ये आई होगा। इम्प्लीकेट, इम्प्लीकेट का मतलब होता है कोई चीज लागू करना। ठीक है, इम्प्लीकेट करना, अप्लाई करना, लागू कर देना होगा। डिस्टर्बेंस जानते हो, बताने की मीनिंग जरूरत नहीं है। इम्प्लीकेट होगा। मिनिएचर, मिनिएचर का मतलब क्या होता है, किसी चीज का छोटा रूप होता है। क्या होता है इसका, छोटा या इसका लघु रूप होता है किसी चीज का। तो मिनिएचर की स्पेलिंग एकदम से सही है। पेशेंस, ये गलत है। पेशेंस में क्या होगा, PATIENCE होता है, ये होता है पेशेंस, समझ गए ना। तो ये यहाँ पर गलती हो गई, इसमें क्लियर हो गया। आंसर कौन सा होगा, अरे वही तीसरा वाला। ठीक, बढ़े आगे, चलो। तो हम लोग 3 क्वेश्चन कर गए, अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। एंटोनिम बताना है किसका, इंसेप्शन है। तो पहले जो वर्ड दिया है यार उसकी मीनिंग जानो। इंसेप्शन का मतलब हिंदी में होता है आरंभ। ठीक है, समझ तो गए ही होंगे। आरंभ का मतलब क्या हो गया, स्टार्ट। ठीक है, या इसको कह सकते हो बिगिनिंग, स्टार्टिंग, ऐसे हो जाता है। और वर्ड दिया टर्मिनेशन का मतलब क्या हुआ था टर्मिनल क्या होता है, अंत। जब भी आ जाए ना टर्म तो अंत के लिए आता है। टर्मिनेशन का मतलब हो सेवा समाप्त। और टर्मिनल होता है, ट्रेन से जाओ तो होता है ना टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब क्या होता है, लास्ट स्टेशन का मतलब क्या हुआ, यात्रा का अंत। बताना क्या है, एंटोनियम। और वर्ड दिया है आरंभ का, उसके बाद दिया है अंत, तो आरंभ का अंत होगा, मतलब इंसेप्शन का यानी स्टार्टिंग या बिगिनिंग का क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन होता है, या लिखा होता एंड। ठीक है, या लिखा होता कंक्लूजन, जो भी होता। ये रिग्रेशन लिखा हुआ है। रिग्रेशन का मतलब जानते हो क्या होता है, वापसी। ठीक है, रिग्रेशन वापसी हो गया। लॉन्च का मतलब जानते ही हो, कोई काम, कोई चीज लॉन्च करते हैं, बिगिनिंग मतलब शुरुआत होती है, ये क्या हो जाएगा, साइनोनियम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़ो। ठीक, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फिर एंटोनियम किसका है, बिनाइन, सॉरी गलत बोल दिया, बिनाइन। अच्छा एक बात बताओ कि थोड़े दिन पहले हमने एक वीडियो डाला था जिसमें हम रूट वर्ड पे हमने बताया था कि रूट वर्ड पर बेस ये है। तो हमने 2 चीज़ें बताई थी, कल भी इसका जिक्र आया था। एक आया था बेन का और एक आया था मैल का। ठीक है, मैल किस सेंस में यूज किया जाता है, बैड या विक्ड के सेंस में यूज किया जाता है, और बेन किसके यूज में किया जाता है, गुड या वेल के सेंस में। तो जहाँ भी बेन लग जाता है वो अच्छे सेंस में आ जाता है, जहाँ मैल लग जाता है वो खराब सेंस में आ जाता है। ऐसे ही 30 वर्ड थे इसी से बने हुए। अब वही चीज आ जाओ हम यहाँ देख लेते हैं आपके इस क्वेश्चन में। ठीक है, सेम चीज दिख रही है मुझे, तो उसी बेस पर बता दे रहे हैं। आपको और ज्यादा वर्ड चाहिए तो फिर वो वीडियो देख लो। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है बिनाइन। तो उस दिन मैंने बताया था बेन लगा होगा तो क्या होगा, ये गुड होता है। गुड होता है तो मतलब नुकसान नहीं करेगा। तो बिनाइन का मतलब क्या होता है, हार्मलेस। बिनाइन का मतलब क्या हो गई, हार्मलेस।
जैसे मान लो आपके शरीर में कोई ट्यूमर वगैरह है, कोई गांठ वगैरह है, उसमें भी यही एग्जांपल दिया था मैंने, और उसमें वो कैंसरस नहीं हुआ है, अभी उसमें से कोई नुकसान नहीं है, ठीक हो जाएगा, तो क्या हो गया, बेनाइन। और यही चीज अगर मैल लगा दें इसमें, MALIGN, मैलाइन, मैलाइन का मतलब क्या होता है, वो कैंसरस हो गया, तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, हार्मफुल हो जाएगी। ठीक, तो मैलाइन क्या हो गया, हार्मफुल, और बिनाइन क्या हो गया, हार्मलेस हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब जरूरी नहीं है कि हमको मैलाइन वर्ड ही मिले एंटोनियम में, नुकसानदायक के लिए कोई दूसरा वर्ड कर लेते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं, एग्जैक्ट एंटोनियम, एग्जैक्ट साइनोनियम नहीं मिलता है। ठीक है, एक दिन मैंने आप लोगों को बताया भी था कि साइनोनियम एंटोनियम कैसे सॉल्व करते हैं, या एक दिन में एक पूरा वीडियो ही बना दूंगा कि कैसे साइनोनियम एंटोनियम को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ लिखा इट इज अ बिनाइन सिस्ट, सिस्ट मतलब वही होता है, गांठ टाइप का होता है, एंड रिक्वायर्स नो ट्रीटमेंट, इसमें इलाज की कोई जरूरत नहीं है, मतलब इसमें कुछ नुकसान नहीं है, बिनाइन है तो इलाज की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मेलो, मेलो का मतलब जानते होते हैं, मेलो का मतलब होता है मधुर। ठीक है, मधुर कौन वाला, चीनी वाला, शहद वाला, ठीक है, चाहे जो समझ लो, एक्चुअली ये मधुर ना कान वाला है। ठीक है, स्वीट वाला नहीं है। इसी से बना है मेलोडियस, मेलोडियस मतलब मेलोडियस सॉन्ग, जो कानों को सुनने में बहुत अच्छा सा लगता है, कानों में मिश्री घोल देता है जो, वो होता है मेलोडियस। तो मेलो मतलब क्या हुआ, जो सुनने में मीठा लगे, मधुर लगे। कुछ लोगों की आवाज़ होती है जो मतलब बोलते हैं तो लगता है बस सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं। कुछ लोगों की बड़ी कर्कश होती है, मन करता है कब बोलना बंद करेंगे। ठीक है, वायलेंट का मतलब क्या हुआ, हिंसक। अच्छा, मधुर क्या है, पॉजिटिव सेंस का वर्ड है। वायलेंट क्या होता है, नेगेटिव सेंस का वर्ड है। डेलिकेट नाजुक होता है, यहाँ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है इसका। और ग्रेसियस का मतलब क्या होता है, खूबसूरत होता है। ठीक है, तो कोई लेना देना नहीं। तो एक वर्ड आ रहा है इसमें जो खतरनाक है, नुकसानदायक है, वायलेंट है, हिंसक है, तो ये वाला लगेगा किसका, बिनाइन का एंटोनियम क्या हो गया, वायलेंट, क्योंकि मेलो लगा नहीं सकते हैं। ठीक है, सेम सेंस का हो जाएगा, डेलिकेट भी सेम सेंस का हो जाएगा, ये भी सेम सेंस का हो जाएगा, तो ये सब पॉजिटिव वर्ड हो जाते हैं ना। यही एक निगेटिव वर्ड है वायलेंट, तो आपका आंसर कौन सा होगा इसमें, 2 होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, आगे बढ़े। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 में क्या है जी, साइनोनियम बताना है। किसका, साइनोनियम बताना है, यूनिक का। यूनिक का मतलब क्या होता है बताओ, यूनिक का मतलब मैचलेस। ठीक है, मैचलेस मतलब क्या हुआ, जिसके जैसा कोई नहीं, अद्वितीय होता है। ठीक है, जिसके जैसा कोई नहीं होता है वो होता है यूनिक। अच्छा, टिपिकल का मतलब क्या होता है, टिपिकल एकदम लकीर का फकीर होगा। टिपिकल का मतलब क्या हुआ, जैसा वर्णित है एकदम से उसी हूबहू कॉपी हो जाएगा ये। ठीक है, तो टिपिकल एकदम से मतलब क्या कह सकते हो, एकदम से ट्रेडिशनल हो जाता है। तो एकदम से ट्रेडिशनल होगा ना, तो उसके जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, तो टिपिकल होगा नहीं साइनोनियम में। ठीक है, ये गया काम से। रेगुलर, ठीक है, ये हो गया। और डिवाइन हो गया। रेगुलर होगा तो सेम होगा कि नहीं होगा, जैसे रेगुलर पैटर्न पे जो चल रहा है तो सेम होगा, सिमिलर हो जाएगा, यूनिक नहीं हो रहा है। अब डिवाइन मतलब इसका कोई लेना देना ही नहीं है, देवी या ईश्वरीय होगा नहीं। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हुआ, एक्सक्लूसिव का मतलब हुआ सबसे हट के, एकदम से, सबसे एकदम से हट के, मतलब सबसे अलग। सोच लो, यही है एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हुआ, सबसे अलग। अब सबसे अलग होने का मतलब क्या हो गया, एकदम से जिसके जैसा कोई नहीं। एग्जैक्ट एकदम नहीं है, लेकिन यह है कि इसके अलावा इसका और कोई साइनोनियम है नहीं, तो आंसर 4 जाओ। ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इडियम बताना है। बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री। बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री का मतलब क्या है, जैसे एक यहाँ पे पेड़ है, ठीक है, और एक पेड़ यहाँ है, ठीक है, और यहाँ एक कुत्ता है, हम बना नहीं पाएंगे, ऐसे समझ जाना ये भाव कर रहा है कुत्ता। ठीक, कुत्ता बना भी नहीं है। तो ये अपराधी कौन है, ये है, और कुत्ता भौंक किस पे रहा है, इस पर रहा है, तो इसका मतलब गलत आदमी पे सस्पेक्ट कर रहे हो। तो अगर अपराधी ये है और तुम भौंक किस पे रहे हो, तो पाओगे क्या, कुछ नहीं पाओगे ना, कद्दू मिलेगा इसमें। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, एक ऐसा काम करना, या तो गलत आदमी पर आप सस्पेक्ट कर रहे हो, ये मीनिंग आ जाएगी, या तो आप एक ऐसा काम कर रहे हो जिसमें कोई नतीजा मिलने वाला नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं आएगा, बेकार जाएगा आपकी ये कोशिश, मेहनत। अब आगे आ जाओ, हम लोग देखते हैं
मीनिंग कहाँ दिया है, लिखा है परसू अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट विल मोस्ट लाइकली बी फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब होता है बेकार, लिख लो, फ्यूटाइल का मतलब बेकार, ठीक है। या आप ये कह सकते हो इन वेन, VAIN, इन वेन का मतलब होता है जो हमारा मेहनत बेकार चली जाए, यूजलेस हो जाए, फ्यूटाइल हो जाए। तो मिल तो गया हमारा आंसर, बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री का यही आंसर है, मिल गया। और देख लेते हैं कहीं पे कुछ है तो मेक एन एनिमी ऑफ समवन, किसी को दुश्मन बना लेना नहीं होगा। रेस्पेक्टफुली डिसगेज, बिल्कुल नहीं होगा। रेस्पेक्टफुली डिसएग्री कहाँ से होगा। फिर परसू वंस एजेंडा, ये भी नहीं होगा, वो पहला वाला ही होगा, क्योंकि डबल मीनिंग देंगे नहीं ना, एक सही निकल आई तो दूसरा वाला देने का कोई तर्क तुक नहीं बनता। अब आ जाओ 7 के बाद हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 रहा ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं, इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, ये अंडरलाइन किया हुआ पोर्शन है, कुछ ज़्यादा ही अंडरलाइन कर दिया है। पढ़ो चलो, देखो दे लेफ्ट द कार, ठीक है, दे लेफ्ट द कार, उन्होंने कार छोड़ दी। कहाँ छोड़ी, बाय द असाइड, अरे यार ये तो गड़बड़ करी, चलो पढ़ लो, बाय द असाइड ऑफ द रोड एंड वेंचर, ओ फिर 2 गलतियां हो गई, वेंचर टूवर्ड द फॉरेस्ट, उन्होंने अपनी कार सड़क के किनारे खड़ी कर दी। मतलब यही हुआ ना, दे लेफ्ट द कार बाय द साइड ऑफ द रोड, मतलब सड़क के किनारे उन्होंने कार खड़ी की और जंगल में चले गए एडवेंचर करने के लिए, कुछ जोखिम उठाने के लिए। उसको मजा आती है लोगों को एडवेंचर करने में। तो अब गलतियां देखो, एक गलतियां हो गई बाय द रोड, तो असाइड नहीं लगेगा, ठीक है ना। बाय द रोड का मतलब सड़क के किनारे, बिसाइड द रोड का मतलब क्या हो गया, सड़क के किनारे, या तो बाय द रोड लगाओ या तो बिसाइड द रोड लगाओ। असाइड का मतलब जानते हो क्या होता है, असाइड का मतलब एक किनारे ले जाना। जैसे कभी सुना होगा 4 लोग बातें कर रहे हैं, 4 लोग बातें कर रहे हैं, एक आदमी कोई आता है तो बेचारे इशारे से बुलाता है ना, यार यहाँ आओ जरा, ठीक है, एक को बुलाता है, 3 लोग वहीं रहेंगे, एक को बुला के एक कोने में ले जाके बात करता है, तो उसको कहते हैं हम लोग असाइड होकर के बात करना। तो ये यहाँ पे कोई मतलब नहीं, कार को किनारे लगाए असाइड नहीं आएगा। बाई को अंडरलाइन किया नहीं गया है, तो अगर बाई लग गया है तो बिसाइड नहीं लगेगा, तो क्या करोगे, बाई द जो असाइड है बाई द साइड हो जाएगा। बाई द साइड का मतलब हो गया किनारे, बाई द साइड ऑफ द रोड, एक तो ये हो गया। एंड वेंचर को देखो, ये एंड लगा हुआ है, तो वेंचर किससे मैच करेगा, लेफ्ट से। ये एक वर्ब हो गई और ये एक वर्ब हो गई। अगर लेफ्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो वेंचर भी क्या होनी चाहिए, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होनी चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही में है, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। और टूवर्ड्स नहीं होगा, टूवर्ड नहीं होता, ये होता है टूवर्ड्स, WARDS होता है, ठीक है, टूवर्ड्स, ठीक ऐसे होता है। या तो टू लगा दो, टूवर्ड्स काटो, टू लगाओ, तब भी सही हो जाएगा। आप समझ में आ गया, हमें आंसर क्या ढूंढना है, ढूंढो। अब चलो, अब आपको मिल गया होगा। तो लिखा है बाय है, बाय द साइड ऑफ द रोड, बाय द साइड ऑफ द रोड, ठीक है, एंड वेंचर्ड इनटू, ठीक है, तो यही लग जाएगा, क्लियर है यहीं पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ बाय द अलॉन्ग साइड कर दिया और यहाँ बाय एंड असाइड कर दिया, ये दोनों नहीं होंगे, कहानी खत्म। हमारी आंसर कौन सा होगा, पहले वाला, ठीक, समझ में आ गया। बढ़े आगे बढ़ो, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर, खाली जगह भरने का। सक्सेस इन एनी फील्ड, किसी भी फील्ड में अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो डिपेंड्स डेट हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन। एकदम जाहिर सी बात है, बहुत पक्की बात, 1 नंबर की बात कही इन्होंने कि सक्सेस इन एनी फील्ड, किसी भी फील्ड में आप सक्सेस चाहते हैं, आप MTS में सक्सेस चाहते हैं, पढ़ाने में सक्सेस चाहते हैं, कहीं भी सक्सेस चाहते हैं, तो वो किस पर डिपेंड करेगा, हार्ड वर्क पे डिपेंड करेगा और डिटर्मिनेशन पर डिपेंड करेगा। तो डिपेंड के बाद पर डिपेंड करना, डिपेंड के बाद क्या प्रीपोजिशन लगता है, ऑन लगता है। डिपेंड हो, रिलाई हो, दोनों के लिए प्रीपोजिशन क्या लगाओगे, दोनों के लिए डिपेंड ऑन समबडी या समथिंग क्या लगेगा, ऑन, फिक्स प्रीपोजिशन है। पढ़ा जाऊँ फिक्स प्रीपोजिशन का भी एक पूरा का पूरा वीडियो है प्रीपोजिशन, अगर कन्फ्यूजन हो तो देख डालो, नहीं कन्फ्यूजन हो तो प्रैक्टिस करो हमारे साथ में, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पर, ठीक है। नहीं आता है तभी पढ़ना, मन कर रहा हो तो पढ़ लो, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन नहीं तो प्रैक्टिस करो। अगर ठीक ठाक है अंग्रेजी तो प्रैक्टिस करो मेरे साथ, बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ, फिर इडियम है ऐड फ्यूल टू फायर, ठीक है। मतलब मैं उसमें का नहीं हूँ कि मैंने पढ़ा रखा है, वीडियो है प्रीपोजिशन के, तो बिना मतलब के अब तुम 10 घंटा बर्बाद करोगे। मैं ये नहीं चाहता कि 10 घंटा बर्बाद करो। हमने कह दिया शुरू हो गए 10 घंटा वो प्रीपोजिशन पढ़ना, ठीक है, बाद में पढ़ लेना अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो। अभी पेपर नज़दीक में है, अगर प्रीपोजिशन को लेकर के कोई डाउट वाउट है, कोई कन्फ्यूजन वगैरह है तो पढ़ डालो, तब तुम्हारे फायदे का है। अगर आता है ठीक ठाक प्रीपोजिशन है तो मत पढ़ो, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है।
ऐड फ्यूल टू फायर, ऐड फ्यूल टू फायर मतलब कहीं आग जल रही हो, ठीक है, जैसे मान लो ये लकड़ी लगी, ये आग जल रही है, अब ये इतने में है, अब इसमें तुम थोड़ा पेट्रोल डाल दो तो क्या होगा, या थोड़ा और लकड़ी लगा दो, तो ऐड फ्यूल, ऐड का मतलब क्या हुआ, बढ़ा देना, फ्यूल का मतलब लकड़ी, तो आग में घी डालने का काम करना, ऐड फ्यूल टू फायर का मतलब आग में घी डालना। तो आग में घी डालना, अच्छा ये बताओ कि कभी पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है आग में घी डालना? कभी नहीं, हमेशा ये नेगेटिव सेंस में यूज है, मतलब कोई बात बिगड़ रही हो, उस बात जैसे बिगड़ रही है तो उसे और बिगाड़ दिया, तो हो गया आग में घी डालने का काम करना। जैसे मान लो पापा का सुबह से मूड खराब होगा और शाम को तुम घर देर से आए, तो हो गया ऐड फ्यूल टू फायर। चलो आगे, अब इसमें क्या करो, एनकरेज समवन, एनकरेज पॉजिटिव सेंस में हो जाएगा, नहीं आएगा। ऐड रॉन्ग इंग्रेडिएंट्स, यार ये इंग्रेडिएंट खाना नहीं बना रहे हैं, इंग्रेडिएंट नहीं यूज करोगे। अब्यूज समवन, बिल्कुल नहीं होगा, क्या होगा, वर्सन, वर्सन का मतलब क्या हुआ, बदतर कर देना, ऑलरेडी बैड सिचुएशन, पहले से ही सिचुएशन बैड है, उसको और मतलब बद से बदतर कर दिया, ये हो जाएगा, ठीक है, ऐड फ्यूल टू फायर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक है, 11 तो हो गया, आंसर सही हो गया, समझ गए कौन सा चौथा होगा। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12, ये भी फिलर का क्वेश्चन है, पढ़ो। सेवरल पिक्चर्स एंड वीडियोज हैव बीन सर्कुलेटिंग, बहुत सारे पिक्चर्स और वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं, डैश सोशल मीडिया, डैश सोशल मीडिया, ये मीडिया है भाई। देखो एक चीज़ जानते हो, जब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है, ध्यान रखना क्या होगा, आप इतना समझ लो, प्रीपोजिशन का फिर मसला है ये, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मैं छोटा लिख दे रहा हूँ, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के लिए दो प्रीपोजिशन लगता है, एक लगता है ऑन और एक लगता है इन। ऑन कब लगेगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अब जगह कम है इतना समझ जाना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो कोई चीज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या हुआ, रेडियो पर है, टीवी पर है, इंटरनेट पर है, फेसबुक पर है, व्हाट्सएप पर है, ट्विटर पर, मतलब जहाँ जहाँ भी है, तो ये सब क्या लगाओगे, तब लगाओगे ऑन। और इन कब लगेगा, प्रिंट मीडिया के लिए, कोई चीज़ कहाँ छपी है, न्यूज़पेपर में छपी है, किताब में छपी है, मैगजीन में छपी है, तो क्या लगाओगे, इन लगाओगे, ये भी प्रीपोजिशन का मसला है। तो मीन्स ऑफ उसमें ये किसमें पढ़ा, एक वीडियो होगा मीन्स ऑफ किसमें है, मीन्स ऑफ ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट हो गया, मीन्स एंड मीडियम, सॉरी एक होगा मीन्स एंड मीडियम, तो प्रीपोजिशन ऑफ मीन्स एंड मीडियम, अगर आपको ये वाली चीज़ चाहिए तो ये मीन्स एंड मीडियम में देख लेना, क्लियर। तो क्या लगेगा यहाँ पर, अभी बताया तो ऑन लगेगा, मैं जरा क्लियर करके बताता हूँ, एक ही हम सब किचर पिचर हो जा रहा है। यहाँ आ जाओ, तो इन्होंने कहा सेवरल पिक्चर्स एंड वीडियोज हैव बीन सर्कुलेटिंग डैश सोशल मीडिया, तो क्या लगाओगे, सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, तो क्या लगेगा, इसके लिए ऑन लगेगा, और कुछ सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। आगे बढ़ जाए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, किससे रिलेटेड है, एरर से रिलेटेड है। आगे आ जाओ, माइलर बैलून्स, बैलून्स मतलब गुब्बारे, माइलर बैलून्स कॉज पावर आउटेजेस, आगे देखते हैं, व्हेन दे कम ऑफ कांटेक्ट, ये फ्रेज है, इसमें गलती हो गई, कम ऑफ कांटेक्ट, एक्चुअली ऑफ नहीं लगता, एक्चुअली एक फ्रेज है, कम इनटू कांटेक्ट, कम के बाद जब कांटेक्ट आएगा तो प्रीपोजिशन क्या आएगा, कम इनटू कांटेक्ट, क्लियर, कम इनटू कांटेक्ट, तो कम इनटू कांटेक्ट में इनटू लगाना है, ऑफ नहीं लगाना है, तो गलती कहाँ हो गई, ये वाली गलती हो गई, तो कौन सा हुआ, 3 वाला हुआ, ठीक, बढ़े आगे चलो। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में, 14 में क्या है, फिर से फिलर का क्वेश्चन है, भरो। ओनली 30% वर्कड इन कंपनीज, केवल 30% लोग उन कंपनियों में काम किए, वेयर मतलब जहां पैटर्निटी लीव, वाह वाह वाह, ये मैटरनिटी लीव का नाम सुना है, मैटरनिटी लीव क्या होता है, मैटरनिटी वर्ड यूज किया जाता है मातृत्व से, मैटरनिटी मतलब क्या हुआ, मातृत्व, मतलब जैसे कोई फीमेल कैंडिडेट है, कोई महिला है, वो कहीं किसी ऑफिस में काम करती है, और जब वो माँ बनती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है, तो ऑफिस से छुट्टी मिलती है कुछ दिनों के लिए, ठीक है वो मैटरनिटी लीव होता है। अब ये पैटर्निटी क्या होगा, पितृत्व लीव हो जाएगी। तो जब कहीं कहीं होगा, किसी किसी देश में होगा, आप लोग पता लगाइएगा कि कहाँ ऐसा होता है कि जब कोई लड़का, मतलब जो कोई पर्सन पिता बनने वाला है, बाप बनने वाला है, तो उसको बाप बनने के लिए छुट्टी दी जाती हो ऑफिस से बच्चे की देखभाल करने के लिए, तो वो होता है पैटर्निटी
लीव, ठीक है, होता होगा कहीं। वाज एंड डैश, मतलब लीव वाज एंड डैश। अब एक बात तो ये हो गई कि एन लगा है, खैर सबके सब वावेल लगे हुए हैं तो एन लगाना ही चाहिए था। तो पैटर्निटी लीव होना क्या रहा होगा बताओ जरा। पैटर्निटी लीव मिलना एक्नॉलेजमेंट रहा होगा, एक्नॉलेजमेंट तो है नहीं कि हाँ, एक्सेप्टेंस तो है नहीं, तो ये नहीं लगेगा। एंटाइटल का मतलब क्या हुआ, अधिकार या राइट। पैटर्निटी लीव वहाँ पर क्या रहा होगा, अधिकार रहा होगा, बिल्कुल पैटर्निटी लीव। एनफोर्समेंट का मतलब कोई नया नियम बने और उसको हमें लागू करना हो, तो ये लागू करना। एम्प्लॉयमेंट भी वही हो जाएगा, किसी को रोजगार पर रखना। तो यहाँ पे क्या होगा, चूंकि पैटर्निटी लीव होगी तो ये राइट की बात होगी, अधिकार होगा हमारा, ठीक है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15 बच्चा। तो 15 में फिर देखो वही खाली जगह भरने के लिए है। पढ़ो, अ 9 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की एक 9 जजों की बेंच। अनएनिमसली का मतलब एक मत से, अनएनिमसली का मतलब एक मत हो करके, मतलब 9 के 9 जजों की राय एक थी, एक राय एक मत हो करके। हेल्ड दैट, उन लोगों ने ये डिसीजन लिया कि इंडियंस हैव या एंड प्रोटेक्टेड फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी। देखो भैया ये फंडामेंटल यहीं से पकड़ लो, थोड़ी जीएस तो होगी, आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हो। तो फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी, अगर फंडामेंटल राइट है तो परमिएबली फंडामेंटल परमिएबली प्रोटेक्टेड होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड होगा कि इंडिजिनियसली प्रोटेक्टेड होगा या अनएथिकली प्रोटेक्टेड होगा। तो फंडामेंटल राइट है तो उसको प्रोटेक्ट कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है, सीधी सी बात। शायद इसके पहले मैंने प्रोटेस्ट बोल दिया था, अगर मैंने प्रोटेस्ट बोल दिया होगा इसके पहले तो वो गलत प्रोनाउंसिएशन था, प्रोटेक्ट होगा, ठीक कर लेना उसको। अब आ जाओ कि इन्होंने कहा कि कोई फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी है, तो फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी को कौन प्रोटेक्ट करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करेगा। आंसर हो गया 2, तो बाकी क्यों नहीं हो गए। देखो परमिएबली होता है, परमिएबली का मतलब होता है पारगम्य, पानी जिस चीज़ को पार कर लेता है उसको परमिएबल कहते हैं, तो यहाँ पे पार करने का कोई सेंस नहीं है। इंडिजीनियसली, इंडिजीनस मतलब होता है ना स्वदेशी, तो इंडिजीनियसली का मतलब क्या होता है, स्वदेशी ढंग से। देखो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना स्वदेशी ढंग और विदेशी ढंग नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन करता। अनएथिकली का मतलब अनैतिक रूप से। अब भैया फंडामेंटल राइट है यार, इसका ना तो स्वदेशी से रिलेशन है ना अनैतिक से रिलेशन है, किसका फंडामेंटल राइट का रिलेशन केवल कॉन्स्टिट्यूशन से है, ठीक है। कुछ ये देखा जाता है रेफरेंस किसका है और कौन सा वर्ड सुटेबल होगा। 15 के बाद आते हैं अब हम लोग 16 नंबर पे। 16 नंबर में क्या पूछा इन्होंने, साइनोनियम। साइनोनियम किसका पूछा इन्होंने, एंथ्राल। एंथ्राल का मतलब क्या होता है, एंथ्राल मतलब क्या होता है, किसी को एक तरह से बंदी बना लेना, अपने बस में कर लेना। अब ये एक्चुअली ज़्यादातर यूज किया जाता था ना जादू के लिए या रूप वगैरह के लिए, रूप में प्यार में। तो पहले ये होता था ना कि मतलब लोग कहानियों में पढ़ा हुआ है कि कुछ किसी का कोई इतना सुंदर होता है, कोई इतना रूपवान होता है कि जो उसको देखता है वो गुलाम बन जाता है। तो रूप के जाल में फंसा लेना किसी को, ठीक है, किसी को अपने रूप के जाल में, अपनी सुंदरता के जाल में फंसा लेना, उसको अपना गुलाम सा बना लेना, ठीक है, या जादू से किसी को फंसा लेना, वो चीज़ होती है एंथ्राल करना, ठीक। अब ध्यान देना, इसका साइनोनियम बताना है। तो एक होता है डिसीव। डिसीव का मतलब क्या होता है, धोखा देना। अच्छा, किसी को बंदी बना लेना या किसी को अपने, ये धोखा है, खो मत समझना, इसको धोखा देना होता है, ठीक है, ये वर्ड हो गया। और एक रिपल्स, रिपल्स का अट्रैक्ट का अपोजिट हो जाता है, अट्रैक्शन आकर्षण होता है, रिपल्सन प्रतिकर्षण होता है, तो दूर करना किसी चीज़ को हो जाएगा, तो ये तो एंटोनियम हो जाएगा। फॉरगिव का मतलब होता है किसी को माफ़ कर देना, ये होगा नहीं। कैप्टिवेट का मतलब होता है किसी को गुलाम बना लेना या बंदी बना लेना। अब बताओ इसमें से क्या सूटेबल होगा। 2 वर्ड में आप फंसे हुए होंगे मुझे लग रहा है, कौन सा वर्ड है, धोखा देना, बंदी बना लेना। तो इसमें सबसे सूटेबल क्या, एंथ्राल का मतलब क्या होता है, अपने रूप के जाल में फंसा लेना किसी को। तो वो धोखा देना नहीं होता, बल्कि क्या होता है, किसी को गुलाम बना लेना या किसी को बंदी बना लेना। तो यहाँ डिसीव से ज़्यादा सूटेबल कौन सा हो जाएगा, कैप्टिवेट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 क्या कह रहा है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। वन हु इज आउट स्पोकन या आउट गोइंग। आउट स्पोकन का मतलब जानते हो क्या, थोड़ा सा मुंहफट टाइप का, तो जो मुंह में आया कह दिए, आउट स्पोकन उसी को कहा जाता है।
जो मुंह में आया, मतलब बैठे हैं कहीं पे, मुंह में आया, बिना सोचे विचारे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, टाइम प्लेस को ध्यान नहीं देते, जो कुछ भी विचार में आया, मन में आया, मुंह में आया, भक से निकाल दिया मुंह से, ठीक है, तो वो उसको कहा जाता है आउट स्पोकन। ठीक, तो आउट स्पोकन का साइनोन यहाँ पे वन वर्ड बताना है आप लोगों को, जो आउट स्पोकन और आउट गोइंग हो, बाहर निकलता हो, घर में बैठे ना रहता हो। साइक जहाँ भी लग जाता है ना, PSYCHE मतलब होता है मन, तो साइकिक का मतलब होता है ये मन से रिलेटेड हो गया, ये तो होगा नहीं। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है बहिर्मुखी। बहिर्मुखी का मतलब अपने अंदर की बात भड़ाक से बोल लेता है और बाहर के समाज में आता जाता है, लोगों से मिलता जुलता है, बहिर्मुखी है और अपने मन की बातें लोगों से कह लेता है। तो आउट स्पोकन के बहुत करीब हो जाएगा, ये एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा। हेरोइक का मतलब क्या होता है, ये बहादुरी पूर्ण होता है, साहसिक कारनामे करता है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है मुंहफट होना, कोई साहसिक होने की वजह से नहीं है। फ्लेम्बॉयंट का मतलब होता है ना चमकीला, ब्राइट होता है, ठीक है, जो चीज़ बहुत चमक रही होती है वो होती है फ्लेम्बॉयंट। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? तो ऑप्शन कौन सा हो गया यहाँ, एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा। अपोजिट पूछते तो इंट्रोवर्ट हो जाता। ठीक है, आगे आ जाओ। 17 के बाद अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 में क्या बताना है आपको, एरर का क्वेश्चन है। क्या है, इट्स ऑलवेज अ ब्यूटीफुल डे इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, मेरे बगल में, जहाँ मेरा घर है उसके बगल में, इट्स ऑलवेज अ ब्यूटीफुल डे, मतलब बड़ा खूबसूरत दिन होता है, रोज़ रोज़ बड़ा खूबसूरत दिन होता है। तो अब ये बताओ कि ये वाला इट्स जो होता है, देखो दो इट हम लिख दे रहे हैं आपको, ये एक इट्स ये लिख दिया मैंने, एक इट्स मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये जो इट्स होता है ना, ये क्या होता है, पजेसिव होता है। क्या होता है, पजेसिव होता है। जैसे इसका मतलब क्या होता है ना, जैसे संबंध बोधक होता है ना, का की के, माई योर हिज हर वाला जैसे होता है, तो इसका मतलब होता है ना इसका या इसकी या इसके, इसका, काकी के जो लगा होता है ना षष्ठी विभक्ति में संबंध बताने के लिए, तो मोहन का, सोहन का लगता होता है, तो वही है इट्स, मतलब इसका, इसकी, इसके। ठीक, और ये जो इट्स लिखा हुआ है कामा लगा के जिसे जो लिखा जाता है, उसका मतलब होता है इट इज। क्या होगा, इट इज होगा, तो इट इज। अब यहाँ देखो क्या, इट्स ऑलवेज अ ब्यूटीफुल डे, तो यहाँ हमें कौन सा सेंस आना था, पॉजिटिव वाला या इट इज ऑलवेज अ ब्यूटीफुल डे, तो यहाँ इट इज का सेंस आना चाहिए था, तो इट्स नहीं होना चाहिए, कौन सा वाला, ये इट्स होना चाहिए था। क्लियर, समझिए, आगे बढ़े। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। क्या है क्वेश्चन, इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। ये लिखा हुआ है विल बीइंग रेडी, तरह की विल के बाद बीइंग लगा दिया, गलती तो खैर है, अब पढ़ लेते हैं। द टोस्ट विल बीइंग रेडी इन अबाउट 15 मिनट्स, टोस्ट 15 मिनट में तैयार हो जाएगा। ठीक, 15 मिनट में टोस्ट तैयार हो जाएगा। भैया ये विल या जो भी मॉडल वर्ब होती हैं, विल, शैल, कैन, कुड, मेन, पाई, शुड, वुड, मस्ट, आर, टू, ये सब होती हैं, इसके बाद आईएनजी फॉर्म कभी नहीं लगती। क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी तो क्या लगाओगे, बी लगाओगे। ठीक है, विल के बाद अगर बीन कहीं लिखा हो या विल के बाद अगर बीइंग कहीं लिखा हो, तो देखो ये विल है, इसके साथ बीन थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी, बीइंग नहीं लगेगी, क्या लगेगी, बी लगेगी, विल बी रेडी। ठीक है, तो कहीं है क्या, ये है विल बी रेडी, चौथा वाला ऑप्शन होगा, और कुछ देखेंगे भी नहीं। ठीक, आगे आ जाओ, हम कर लिए क्वेश्चन नंबर 19 तक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। बताना क्या है, एंटोनियम किसका बताना है, एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का मतलब देखो, ये देखो एक घर है, ठीक है, ये घर है, इसमें ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, 4 लोग हैं, और ये दो लोग बाहर हैं। ठीक है, अब अगर इनको निकाल दिया तो क्या किया, एक्सक्लूड किया, इनको क्या किया, एक्सक्लूड किया। और अगर इनको घर के अंदर ले लिया तो क्या किया, इनको इंक्लूड किया। ठीक, समझ में आ गई ना, अंदर ले लेना, अपने में मिला लेना, इंक्लूड करना होता है, निकाल देना एक्सक्लूड करते हैं। तो एक्सक्लूजन का मतलब क्या हुआ, निकालना हो गया, मतलब आगे आ जाओ। तो इसका एंटोनीम क्या होगा, शामिल कर लेना, मिला लेना। तो डिस्चार्ज तो होगा नहीं, डिस्चार्ज तो निकाल देना होता है, जिसे नौकरी से निकाल दिया गया तो एक्सक्लूजन हो गया, या डिस्चार्ज कर दिया गया आपको, तो ये तो सिनोनिम हो गया। कमोशन का मतलब क्या होता है, शोरगुल, कहीं पे हल्ला गुल्ला मची हो बहुत ज़्यादा तो उसको कहते हैं शोरगुल। रेक का मतलब क्या होता है, टकरा कर टूट जाना, क्या हो गया, टूट जाना।
ये खासतौर से जहाज़ों के लिए यूज़ किया जाता था। कौन वाली? पानी वाली जहाज़ें। तो पहले ज़माने में जब पानी वाली जहाज़ें यात्रा पे, समुद्र यात्रा पर जाती थी, तो कभी वो आइसबर्ग वगैरह होते हैं या समुद्र के नीचे जो छुपी हुई चट्टानें होती हैं, उनसे कभी कभी जहाज़ टकरा के टूट जाया करते थे, या तूफान उफान में टूट जाते थे। उन्हीं को रैक कहा जाता था। हालांकि अब किसी भी चीज़ के लिए लग जाता है, ट्रक टकरा के टूट जाती है, कोई चीज़ टकरा के टूट जाती है तो रैक हो जाता है। एडमिटेंस, एक वर्ड है एडमिटेंस, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। एडमिटेंस का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट कर लेना। सीधे एडमिट है ना एक वर्ड, ये देखो लिखा हुआ एडमिट करना। एडमिट करने का मतलब जब आप किसी चीज़ को एडमिट करते हैं तो इसको एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, एडमिट और एक्सेप्ट करने का मतलब क्या हुआ? आप उसको इंक्लूड कर रहे हो, एक्सक्लूड तो नहीं करोगे, क्योंकि एक्सक्लूड करोगे तो निकाल दोगे। निकाल दोगे का मतलब क्या हुआ? आप उसको मान नहीं रहे हो। अगर उसको स्वीकार कर रहे हो तो उसका मतलब मिला रहे हो, अपने में शामिल कर रहे हो। तो देखो एकदम सीधा सा साइनोनियम या सीधा सा एंटोनियम नहीं है, लेकिन और कोई वर्ड इसके करीब आ भी नहीं रहे हैं। एक्सक्लूजन मतलब बाहर निकालना, एडमिटेंस का मतलब क्या होता है? ले लेना। एडमिट कर लेना मतलब प्रवेश कराना, एडमिट करना मतलब अंदर ले लेना, प्रवेश करा लेना, एडमिट कर लेना। तो यही इसका एंटोनियम हो गया, बाकी और कोई है नहीं इसमें से। तो आंसर कौन सा हो गया आपका? 4 वाला। अब आते हैं हम लोग 21 से 25। तो 21 से 25 में क्या करना होता है वो तो आपको पता ही है, फिर दिखाने की जरूरत नहीं, सीधे आ जाओ क्वेश्चन पर। ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 21, ये रहा आपका। अब पढ़ो इसको, भरने के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो अपार्ट फ्रॉम अदर पोल्यूशंस, पोल्यूशन की बात आ गई, पहले यहीं से शुरू हो गया। अपार्ट फ्रॉम अदर पोल्यूशन मतलब जो अदर, पहले यहाँ कौन सी बात कर रहे हैं? नॉइज पोल्यूशन की। तो यहाँ नॉइज पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो अदर पोल्यूशन में क्या आ गया? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, ये सारे हो गए। तो अदर, अपार्ट फ्रॉम अदर पोल्यूशंस, इसमें क्या है? नॉइज पोल्यूशन आल्सो नोन एज एनवायरमेंटल नॉइज या साउंड पोल्यूशन, जिसको कि एनवायरमेंटल नॉइज या साउंड पोल्यूशन भी कहते हैं। तो ये एक्स्ट्रा जानकारी तो छोड़ो। नॉइज पोल्यूशन इज डैश इशू रिलेटेड टू अ ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। इन्होंने कहा एक ऐसा इशू है, एक क्या है? ये इज डैश इशू, एक ऐसा इशू है, एक ऐसा मुद्दा है जो रिलेटेड है टू ह्यूमन बीइंग्स मतलब इंसानों से, एंड एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो ये कैसा मुद्दा होगा बताओ? अब चलो फिलर लेके, अच्छा नहीं अभी फिलर नहीं ले पहले भर लो। इट मे हैव एन डैश ऑन जनरल हेल्थ। इट मे हैव, अच्छा जाहिर सी बात है यार, नॉइज पोल्यूशन की बात है, मतलब ऑप्शन ना देखो, आप गैस लगाओ। ये नॉइज पोल्यूशन है, अच्छी चीज़ है खराब चीज़ है? खराब चीज़ है। तो ये जनरल हेल्थ पर क्या करेगा? अच्छा असर डालेगा कि बुरा असर डालेगा? जाहिर सी बात है खराब असर डालेगा। तो यहाँ हमें क्या करना है? कोई खराब इफेक्ट डालने वाला वर्ड लगाना है। और एक बात ध्यान रखनी है कि खराब इफेक्ट वाला वर्ड ऐसा लगाना है जिसके बाद ऑन लगता हो, ठीक। अब आगे आ जाओ। कंप्रेसर्स हैं, जनरेटर्स हैं, जनरेटर वही भगभग भगभग करते रहते हैं सारा दिन, तो कंप्रेसर है, जनरेटर है, और पाइप हैंडलिंग है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। आर द डैश ऑफ नॉइज, ये क्या है? तो ये गिनो, कंप्रेसर क्या होता है, जनरेटर क्या होता है, ये सब आवाज़ पैदा करते हैं। पाइप हैंडलिंग क्या होती है? आवाज़ पैदा करती है। तो इन्हें नॉइज़ का क्या माना जाएगा? इन्हें नॉइज़ का सोर्स माना जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ गिना रहे हैं वो सब नॉइज़ के सोर्स हैं, यहाँ से आवाज़ पैदा होती है। आगे आ जाओ। लॉन्ग टर्म डैश टू नॉइज, अगर आप बहुत देर तक ऊंची या तेज़ आवाज़ के सामने खड़े हैं, मतलब कहीं बहुत तेज़ आवाज़ चल रही है और 10-15 घंटा आप उसके सामने रुकना पड़ जाए, या 8-10 घंटा रोज़, साल 2 साल 3 साल रोज़ आप तेज़ आवाज़ के सामने हैं, तो इस तरह से चीज़ों को हम कहते हैं एक्सपोजर। क्या कहते हैं? जब आप उनको फेस कर रहे होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? एक्सपोजर हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू नॉइज, जब आप बहुत देर तक किसी नेगेटिव चीज़, नेगेटिव पॉजिटिव उसके सामना, आपको सामना करना पड़ता है। तो कैन डैश वेराइटी ऑफ हेल्थ हजार्ड्स, तो वेराइटी ऑफ हेल्थ हजार्ड, हजार्ड का मतलब क्या होता है? मुसीबतें, हेल्थ से रिलेटेड मुसीबतें, वेराइटी मतलब बहुत तरह की। तो अगर ऐसा है कि आप रोज़ आपको बहुत देर तक बहुत लाउड नॉइज के साथ रहना पड़ता हो, तो कई तरह की वेराइटी ऑफ मतलब कई तरह के आपके स्वास्थ्य के खतरे हो सकते हैं इसकी वजह से। तो कैन, क्रिएट, प्रोड्यूस, इस तरह की कोई वर्ड लगाओगे यहाँ पे, क्या? कैन क्रिएट, ये पैदा कर सकता है, ये पैदा कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, हेल्थ के, आपकी हेल्थ के लिए खतरा, ठीक है, समझ में गए।
चलो अब हम लोग भरते हैं इसको, एक तरफ से आ जाओ। तो सबसे पहले क्या इन्होंने कहा कि दूसरे पोल्यूशंस के अलावा नॉइज़ पोल्यूशन एक डैश इशू है रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स एंड एनवायरनमेंट। तो ये कैसा इशू है, आ जाओ। अदर इशू, अदर के बाद प्लूरल नाउन आता बच्चा। अगर अदर एडजेक्टिव की तरह यूज करोगे तो अदर के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन लगता है, और इशू सिंगुलर है तो अदर नहीं लग पाएगा। एनदर के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगता है, ठीक है, तो अदर लग सकता है इशू के साथ। एनदर आ सकता है, वंस और ये वंस की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो कौन सा लगेगा, एनदर लगेगा। क्यों ये अदर नहीं लग पाए, क्योंकि इसके बाद प्लूरल नाउन की जरूरत पड़ती है और इसके बाद सिंगुलर नाउन की जरूरत पड़ती है, तो दूसरा वाला हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका फेलर नंबर 2। तो यहाँ क्या लगाना था हमको, तो एकदम सीधी सी बात, इट मे हैव ए डैश ऑन जनरल हेल्थ। तो जनरल हेल्थ पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। बुरा प्रभाव डालने के लिए क्या करोगे, इम्पैक्ट, इम्पैक्ट के बाद ही ऑन लगा सकते हो। इट मे हैव इशू ऑन गुड हेल्थ नहीं होगा, इशू नहीं होगा। इंटरेस्ट के बाद इन लगता है तो ये भी नहीं लग पाएगा। प्रॉब्लम के बाद ऑन नहीं लगता है। इट मे हैव अ प्रॉब्लम, अब यहाँ देखो क्या लिखा है, इट मे हैव एन डैश इम्पैक्ट। अब एन लगा है ना। एक बात और देखो, मैं यहाँ से आपको दिखा दे रहा हूँ, कभी कभी ऐसे काम बन जाता है। हैव के बाद क्या लगा, एन लगा है। एन लगा है तो अब भैया ये प्रॉब्लम के पहले तो एन आ ही नहीं सकता ना, कट गया। एन कहाँ लग सकता है, इम्पैक्ट पे एन लग सकता है, इशू पे एन लग सकता है, इंटरेस्ट पे एन लग सकता है। तो इंटरेस्ट के बाद इन लगता है, ये गलत हो गया था। इशू यहाँ लगा ही नहीं पाओगे तो ये इम्पैक्ट के बाद आन लग पाएगा। प्रॉब्लम हो भी जाता तो इसके पहले एन नहीं लग सकता, आ लगेगा तो फिर बचा क्या, इम्पैक्ट बचा। लगाओ फिर, क्या करना है, गलत होने का कोई चांस नहीं है, लॉजिक लगाए हैं ना, ठीक है। अगला आ जाओ, हम लोग 2 हो गया तो अब 3 वाले पे आते हैं, ठीक है। आ जाओ, तो ये रहा हमारा 3 वाला। क्या है 3 वाले में, ये है, ये तो हम लोगों ने कर लिया था ना कि ये जो कंप्रेसर है, जनरेटर है, ये नॉइज के क्या होते हैं, नॉइज के स्रोत होते हैं। तो राइज ऑफ नॉइज होगा कि इफेक्ट्स ऑफ नॉइज होगा कि सोर्सेज ऑफ नॉइज होगा, जाहिर सी बात है ओरिजिनल ऑफ नॉइज तो होगा नहीं यार, सोर्सेज ऑफ नॉइज है। क्योंकि जो कंप्रेसर है वो नॉइज का इफेक्ट नहीं है, ये नॉइज का सोर्स है, जरिया है, स्रोत है, ठीक है। तो 3rd तो हम लोग यूं ही भर लिए थे। 4th पे आ जाओ, तो हमारा फेलर नंबर क्या हो जाएगा, 24, ठीक है ना। हाँ, ये 24 है। तो यहाँ हमें क्या लगाना था, लॉन्ग टर्म डैश टू नॉइज। तो अगर आप बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज के से आप फेस करते हैं, उसका सामना पड़ेगा, तो क्लोजर होगा या एक्सपोजर होगा। तो जाहिर सी बात है एक्सपोजर होता है जब आप उसको सामने रोज़ पढ़ते हैं, तो सेफ्टी होगा नहीं। विसिनिटी मतलब होता है पड़ोस, तो पड़ोस भी होगा। तो आप जब उसको फेस करेंगे, आपके ऊपर वो चीज़ पड़ेगी, तब आ जाएगी ना। विसिनिटी है लेकिन आपको उसका सामना नहीं करना पड़ता, तो फिर नहीं होगी ना दिक्कत। अगर आपका एक्सपोजर होता है तब आपको दिक्कत होगी। तो यहाँ के लिए क्या लगाओगे आप, एक्सपोजर ही ज़्यादा सूटेबल है, मोस्ट इन चारों में सबसे सूटेबल वही है। अब आ जाते हो 5वें पर, ठीक है। तो 5वें पे क्या है हमारा, फेलर नंबर 5 में इन्होंने कहा कि कैन, ये जो होता है लॉन्ग टर्म एक्सपोजर है नॉइज के सामने, कैन डैश अ वेराइटी ऑफ हेल्थ हजार्ड। ये कई तरह के हेल्थ, आपकी स्वास्थ्य को कई तरह के खतरे पैदा कर सकता है। तो खतरे पैदा करने के लिए क्या यूज करोगे, कैन रिकॉर्ड अ वेराइटी ऑफ हैजार्ड, कि कैन कॉज हो जाएगा, ये पैदा कर सकता है। मोल्ड और टारगेट लगेगा नहीं। तो मोल्ड का मतलब क्या होता है, जैसे कोई चीज़ किसी को अपने सांचे में ढाल लेना, वो मोल्ड करना होता है। सरिया है, मोड़ दिया तो मोल्ड कर दिया उसको, ठीक बात हो गई। तो ये हम लोगों के 25 क्वेश्चन हम लोगों ने आज भी कर लिया। ये सेट कौन सा था, 35। तो ये 25 × 35 मल्टीप्लाई करके बताना हमको, कल कमेंट करना कि कितना हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। कुछ सेट और बचे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, हम लोग करीब निपटा ही दिए हैं। 35 सेट करने के मतलब 8-10 सेट और होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 2-3 दिन का पेपर और बचा होगा, उसके बाद भी बंद नहीं होगा, कंटिन्यू काम चलता रहेगा। हम लोग किसी और चीज़ पर काम करेंगे। MTS के एग्ज़ाम तक आपके लिए हम बहुत सारी चीज़ें दे देंगे। पहले आप प्रीवियस पेपर लगा लो, उसके बाद इसी पेपर पर बेस बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को करना होगा, वो पेपर आने तक करते रहेंगे। वोकैब वगैरह करेंगे, साइनोनियम एंटोनियम करेंगे। जिस तरह के क्वेश्चंस आए हैं साइनोनियम एंटोनियम के या आइडियम वगैरह के, उस तरह के या बहुत होगा तो हम इसके सारे साइनोनियम एंटोनियम या एडियम्स वगैरह एक जगह कर देंगे। उसके आपको PDF ले लीजिएगा, उससे PDF बन जाएगा, आपका काम एक जगह मिल जाएगा, सारे साइनोनियम एंटोनियम वगैरह।
ठीक है, तो आज का सेशन पे यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आप लोग अपनी राय दीजिएगा कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा या और आपको कैसे सेशन की डिमांड है। ठीक है, और अगर आपको कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए एडवाइस देनी है तो योर एडवाइस इज़ मोस्ट वेलकम। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, सेशन 36 में। तो तब तक पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए।